ऑल थ्योरी चैप्टर्स ऑफ अकाउंटेंसी। इसमें चैप्टर कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट आता है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, एक आता है बेसिक टर्मिनोलॉजी, एक इसमें आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, एक बीच में एक और चैप्टर आता है कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस। वैसे वहाँ न्यूमेरिकल भी बन जाता है, उस टॉपिक में न्यूमेरिकल भी बन जाता है, थ्योरी भी बन जाती है। एक इसके अलावा बीच में एक चैप्टर आता है आपका प्रोविजन एंड रिजर्व्स, और एक लास्ट में टिक करवाए थे आपको कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। यही चैप्टर थे थ्योरी के, इसके अलावा भी है कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाला, वाउचर वाला, यस बिल्कुल। ये चैप्टर्स है आपके जो सिलेबस में है थ्योरी चैप्टर्स। इसके अलावा जो थ्योरी है और वो आपकी जो न्यूमेरिकल हमने की है उसके साथ रिवाइज हो चुकी है, कर ली थी ना। हमने कहा था कि हम लास्ट वाला टेस्ट वो रखेंगे जो सिर्फ थ्योरी का टेस्ट है, ऐसे ही सर याद है सबको? फाइन। अभी है आपका क्वेश्चन में दोबारा फिर क्वेश्चन बोलूँगा और आपने हैंड रेज करके आंसर कर दें। गिव वन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन। यस हिमांशु, it is secondary stage, which means bookkeeping, accounting starts where bookkeeping ends. Fine. हम कहते हैं ना अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ तक जो है वो बुक कीपिंग है ना। उसके बाद जो शुरू हो रहा है एनालिसिस करना है, उससे पहले रिजल्ट निकालना, देन यूजर्स को कम्युनिकेट करना, ये सारा कुछ जो है ये अकाउंटिंग का पार्ट है। बिकॉज एक बुक कीपर जो है वो एनालिसिस नहीं कर पाएगा। अगर मैं कहूँ बुक कीपर सिर्फ बुक्स को, अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएगा, जर्नल कर लेगा, रिकॉर्डिंग कर लेगा, अपनी लिख लेगा, जैसे हम सिंगल एंट्री की बात करते थे, क्लासीफाई कर लेगा, हो सकता है अगर वो थोड़ा सा हो तो वो समराइज भी कर ले, इससे ज़्यादा नहीं वो कर पाएगा। अदरवाइज समराइजिंग भी जो है वो आपका अकाउंटिंग के स्कोप में भी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट लॉसेस निकालना, एग्जैक्टली प्रॉफिट लॉसेस वो नहीं निकाल पाएगा जो बुक कीपर है। इसके लिए उसको जो अकाउंटिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, मीन जो एक्सपर्ट है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स और लॉसेस। अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ कि एक बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ गया है, व्हाट मे बी द रीजन? टेल मी एनी वन रीजन, बिकॉज देयर मे बी वेरियस रीजंस, मे बी वेरियस रीजंस। टेल मी एनी वन रीजन बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ गया। इनकम मतलब सेल्स, यहाँ पे ना सेल इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे वो गुड्स बेच रहा था 10,000 यूनिट्स, इस साल उसने बेच दिए से 12,000 यूनिट्स, सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट बढ़ गया। हाँ जी वंशिता, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन हुई तो वो दोबारा फिर सेल इंक्रीज हो गई, है ना। और कुछ रिडक्शन इन टैक्सेस, एक्सपेंसेस कह सकते हैं, किसी एक्सपेंस की आप बात कर लीजिए, सिर्फ टैक्स की नहीं, रिडक्शन इन एनी एक्सपेंस से, वर्कर्स से हमने काम ज़्यादा लिया डजंट मीन कि उनको मतलब एक्सप्लॉइट कर ज़्यादा लिया, उनको मैनेज करके टाइम हमने काम ज़्यादा ले लिया, आउटपुट बढ़ गई, हमारी कॉस्ट कम पड़ गई, कॉस्ट कम पड़ गई तो हमारा जो प्रॉफिट है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। ताने और कुछ सेम था। सैलरीज हमने रीजनेबल पे करी, रेंट हम पहले जो था वो अपना रेंट हमने बिल्डिंग हम रेंट पे ली हुई थी, अब बिल्डिंग हमने अपनी परचेज कर ली, हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। मीन एनी रीजन कैन बी देयर, यानी कि सेल इंक्रीज हुई है तो ही प्रॉफिट बढ़ा है, परचेज कम की होगी सपोज तो बढ़ गया होगा प्रॉफिट, स्टॉक ज़्यादा परचेज कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा बच गया होगा हमारे पास। अगर आप फील करो तो अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा बच जाए तो भी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है, उसका रिजल्ट निकलता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। या हम क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दें तब भी हमारा 4 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हमने कर दिया 1.5 लाख रुपए का, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मीन्स देयर मे बी मैनिपुलेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देयर मे बी इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम आल्सो, देयर मे बी इंक्रीज इन द सेल प्राइस आल्सो, देयर मे बी डिक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, देयर मे बी डिक्रीज इन द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, एनी रीजन कैन बी देयर। ये चीज जो देखनी है ना, ये अकाउंटिंग का पार्ट है, एनालिसिस करना अकाउंटिंग का पार्ट है। जो बुक कीपर है वो सिर्फ क्लासीफाई तक कर सकता है कि मैंने किससे कितने पैसे लेने हैं डेटर्स और मैंने किसको कितने पैसे देने हैं। अगला वाला जो सारा है उसके स्कोप से बाहर आ जाता है, एनालिसिस करना उसको नहीं पता है कैसे हुआ है, वो चीज़ अकाउंटिंग के स्कोप में आ रही है। एंड देन कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स आल्सो, वो भी कम्युनिकेट करना, उसके लिए पहले आपको रिजल्ट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगेन इट इज अंडर द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ओनली, इट इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ बुक कीपिंग, ठीक। वी कैन से दैट
अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, और कोई डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में? एक तो ये पॉइंट हो गया, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। दूसरा कोई पॉइंट नहीं, स्टेज वाला पॉइंट हो गया है, प्राइमरी स्टेज और एक सेकेंडरी स्टेज। यस मशहूर, यस गुड। अकाउंटिंग में हमें एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती हैं, स्किल्स चाहिए होती हैं, एक्सपर्ट चाहिए होती है, बुक कीपिंग में होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, आपके पेज चैप्टर नंबर 1 में ही है, स्टार्टिंग में हमने कहीं किया था। ठीक है, तो आप एक बार रिवाइज कर लेना उसको। नेम एनी 2 इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यस बेटा बताइए। ऑनर्स एंड एम्प्लॉइज। ऑनर्स एंड एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज लेते हैं हम कि नहीं लेते? 3 दिए हुए हैं अपनी बुक में, 3 दिए हुए हैं, एक ऑनर्स दिया है, एक मैनेजमेंट दी है, थर्ड कौन सा दिया है? एम्प्लॉय ही दिया है। एक्चुअल में जो ओनर और इंटरनल और एक्सटर्नल को हम डिफरेंशिएट करते हैं वो इस बेस पे करते हैं कि वेदर दे हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, है ना? डायरेक्ट एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मींस दे इंटरनल यूजर्स, दे डोंट डिपेंड अपॉन द पब्लिश्ड डाटा। हम जो है, अगर हम इन्वेस्टर्स हैं, सपोज किसी कंपनी में हमने शेयर परचेज कर लिए, या हम किसी कंपनी को उधार पे सामान सेल कर रहे हैं, हम क्रेडिटर्स हैं, है ना? हमने किसी कंपनी को लोन दे दिया है, हम उनके से लेंडर्स हैं, हम उनके, हमारे पास उनका ओरिजिनल डाटा नहीं है, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट पे एक्सेस नहीं है। सपोज आज मैं रिलायंस के 10 शेयर परचेज कर लूँ, मैं वहाँ पे इन्वेस्टर बन गया, मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं शेयर होल्डर हूँ, तो मैं ओनर भी हूँ, चाहे मैं वो 20,000 रुपये का ओनर हूँ, उसकी 10 लाख 12 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी में से चाहे मैं 20,000 का ओनर हूँ, डू आई हैव एनी एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? मैं जाऊँ मुंबई, उनकी हेड ऑफिस दिखाओ मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी, मैंने पैसा लगाया आपकी कंपनी में, हो सकता है मेरे से ज़्यादा पैसा उस गेटमैन ने लगाया हो, गेट कीपर ने, हो सकता है, बहुत चांसेस हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टर को भी जो है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ओनली 3 पार्टीज आर देयर व्हिच हैव डायरेक्ट एक्सेस, दैट इज मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड ओनर्स देमसेल्व्स। ठीक है, इसलिए उनको इंटरनल बोलते हैं, वो ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। अगर जितनी पार्टीज हैं वो सारी डिपेंड करती हैं ऑन द पब्लिश्ड डाटा। आपने उधार पे सामान किसी को सेल करना है, उधार पे सामान सेल करना हो तो आपके पास जो उनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना होगा या उनकी बैलेंस शीट बनी हो, उसके ऊपर डिपेंड करते हो, वहां से आप देखोगे कि उसको मैं उधार पे सामान सेल करूं कि ना करूं। आपने लोन देना है किसी कंपनी को, सपोज आप उससे देखोगे, आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, आप पब्लिश्ड डाटा से देखोगे, आपके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, है ना? इसका मीनिंग जो है, अगर मीनिंग आ गया तो दोज पार्टीज, दोज यूजर्स हु हैव अ डायरेक्ट रीच, डायरेक्ट एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, they are known as internal users. For example, management, owners and employees, and those who don't have any direct access to the same, they are known as external. Name any 3 external users, Saksham, फटाफट, any 3 investors, जो मैंने बोल दिया था वो आपको याद आएगा। एक हो गया सुनना, अभी यस तमन्ना, एक ही बोल रहे हैं बस। रिसर्चर्स, यस वंशिका। बैंक, यस तानिया। क्रेडिटर्स, प्रांजल। कंज्यूमर्स, यस बेटा। गवर्नमेंट एंड एजेंसीज। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। कितने हुए? हो गए 7-8? रिपीट कर सारे, जल्दी बोलते हैं, जितने आते हैं वो करो, शुरू करो फटाफट। जब इन्वेस्टर वर्ड याद आए ना, साथ में ही पोटेंशियल इन्वेस्टर याद आ जाना चाहिए, है ना? लिंक करता है ना। आई होप यू नो डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स वो जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो जिन्होंने अभी करना है, दोज हु आर थिंकिंग वुड बी इन्वेस्टर्स, वी कैन से ना, फ्यूचर में हो जाएंगे। आपने बोला इन्वेस्टर्स हो गया, एक कस्टमर्स बोल दिया आपने, गवर्नमेंट बोल दी, क्रेडिटर्स बोल दिए, और एक तालिया ने बोला था, कौन सा था वो? बैंक। बैंक बोला था आपने, किसने बोला? क्रेडिटर्स। बैंक किसने बोला था? बैंक। और प्रांजल ने कौन सा बोला था?
कंज्यूमर्स हो गया है, किसका रह गया, नहीं आया जिसका, हाँ जी रिसर्चर्स नहीं आया, डिबेंचर होल्डर्स, ये भी जो है वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। हाँ जी सर जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टर जाके नहीं कर सकते, पर गवर्नमेंट डिमांड कर सकते हैं उनसे टाइप की बुक्स ऑफ अकाउंटिंग की। हाँ कर सकती है, पर गवर्नमेंट जनरली नहीं करती है। पब्लिश डाटा, अगर आपने इनकम टैक्स पे करना है, आप अपनी रिटर्न फाइल करिए, साथ में अपनी बैलेंस शीट लगाइए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट लगाइए, आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। इन केस ऑफ एनी क्वेरी गवर्नमेंट कर सकती है। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, accounting is the language of business, true or false? True. It is a language of business because it provides the data to the users, है ना। बिजनेस के बारे में, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के बारे में, बिजनेस के रिजल्ट और पोजीशन के बारे में यूजर्स को बताती है, so that they can take their decisions. Accounting involves only the recording of business transactions. Only the recording of business transactions. False? Yes, false. Sir, it involves recording, classifying, analyzing and communicating. Okay, आप उस साइड से ले रही है, ओनली द रिकॉर्डिंग को ले रही है। ओके चलो मैं ओनली चेंज कर देता हूँ। अकाउंटिंग इन्वॉल्व द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन ओनली। आपने सेंस सही रहे आप, ठीक है आप, हाँ जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन ओनली। नाउ इट इज ट्रू, फॉल्स कैसे? उसने मेजॉरिटी देखी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओनली, इट इज ट्रू, है ना, ट्रू यस। क्योंकि कोई उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती। अगर वो पर्सनल, जो आपके मन में आ रहा होगा, पर्सनल रिकॉर्ड होती है तो उसका एक एस्पेक्ट बिजनेस का होता है। उसने पर्सनल यूज के लिए सपोज गुड्स या कैश विड्रॉ किया, कहाँ से किया, बिजनेस से किया, बिजनेस वहाँ इन्वॉल्व है, दैट इज अ काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर उसने अपना पैसा लगा के अपने लिए इन्वेस्टमेंट कहीं परचेज कर ली, वहाँ बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज टोटली हिज पर्सनल ट्रांजैक्शन, वो नहीं बिजनेस रिकॉर्ड में आएगी, है ना। देन इज Mr. A, an electronic goods dealer, gifted a washing machine of rupees 25,000 to his friend Mr. B. Will it be recorded in the books of accounts? Yes. Why? Because it is a personal, it is a business transaction. उसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया है, लेकिन करी तो गुड्स ही है। These are the drawings, बिजनेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं वो दिखाना पड़ेगा। बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए वहां से गुड्स विड्रॉ करिए, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन इज इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट इज वेरिफिएबल बाय डॉक्यूमेंट्स, इट हैज द क्वालिटी ऑफ डैश, इट हैज द क्वालिटी ऑफ डैश। इफ इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इट इज वेरिफिएबल बाय डॉक्यूमेंट्स, हियर द टॉपिक इज क्वालिटेटिव फीचर्स। याद है किसी को फीचर्स कौन कौन सी क्वालिटेटिव फीचर्स? 4 होती है मेन, एक बतानी है बेटा हिमांशु। हाँ जी क्या है? रेलेवेंस, ठीक है। और दूसरी एक बताओ, रिलायबिलिटी, थर्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड फोर्थ कंपेरेबिलिटी। इन चारों में से कौन सी है जो क्वेश्चन था? रिलायबिलिटी। It has the feature of reliability because it is based on facts and can be verified by the documents, so it is reliable. Vouchers prepare हो रहे हैं, है ना, facts figures नोट की जा रही है, properly नोट की जाए, it is based on the facts, so it has the feature of reliability. Then tell me how many types of reserves are there? Types of reserve, hand raise करने हैं राजन। 2 और कौन से? जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक, ठीक है। आंसर इसका मेन टाइप्स कौन सी होती है? रेवेन्यू रिजर्व एंड टाइप्स जो 2 है वो है जो आप बोल रहे हो, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व।
रेवेन्यू रिजर्व की टाइप, इसकी मीनिंग क्या होता है? रेवेन्यू रिजर्व का मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कोई भी आंसर कर सकता है, मतलब ये इसका तो चाहे हैंड रेज ना भी करवाया जाए सारे, विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स। रेवेन्यू प्रॉफिट्स आर आल्सो नोन एज, एक वर्ड देना है आपने, कौन से प्रॉफिट्स? डे टू डे प्रॉफिट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स। द रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ दोज प्रॉफिट्स is known as revenue reserve, and the reserve which is created out of capital profit also known as which profits? Abnormal profits, है ना, non routine profits हम कह सकते हैं। that reserve is known as capital reserve। and type of revenue reserve कौन सी? जनरल रिजर्व एक स्पेसिफिक। जनरल रिजर्व is that reserve which can be used for any purpose, जनरल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल कोई देना, रेंट पे एक्सपेंस, तो ये रिजर्व कैसे बनी? और कोई एड्रेस किया था, बात ठीक की थी। नेम देना है आपने, एक वर्ड में नेम आना चाहिए, समझाना नहीं, नेम देना है। पता है जब छुट्टी होगी, ये बेल होगी, आई नो बेटा, अब देखो जैसे ही बेल हुई ना वो पावर भी चल पड़ा आपका, है ना, फटाफट आंसर आ रहे हैं, पता जल्दी आंसर खत्म करें हम घर जाए। अब मैथ ही रहोगे हम, क्योंकि मेरे को फ्री है 10 मिनट। दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ जर्नलिज्म, स्पेसिफिक है। रिजर्व, सिंपल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो इटसेल्फ है ही वो सिंपल रिजर्व। गिव मी द मीनिंग एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व व्हिच कैन बी, फटाफट हाथ खड़े हो रही हैं बेल के बाद हम बेल ही 15 पहले करवा दिया करेंगे, ऐसे कर लिया करेंगे। हां यस इमानी, स्पेसिफिक रिजर्व which is created for some specific purpose and is used for that purpose only. For example नहीं याद, स्पेसिफिक है, नेम याद है इस बेटा। स्पेसिफिक रिजर्व ओरिजिन है बेटे, मैं रिजर्व की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर रिवाइज करिए आप, ओरिजिन रिजर्व वाला, मैं रिजर्व की बात कर रहा हूँ। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तालिया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दीज आर द रिजर्व्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर दैट पर्पस ओनली। एक और होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम डी, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। These reserves can be used for, एक मिनट, I know, can be used for that purpose only for which it has been created. एक और रिजर्व होता है, secret reserve. You want to keep it secret? Yes. Yes. You want to keep, yes. Why? But it is kept secret from outsiders. Outsiders. It is not disclosed in the balance sheet. Is it right or wrong? Why? स्लाइड आगे पढ़ते हैं। आता सारा कुछ है आपको, बस वेट करते हो छुट्टी की, बस टाइम पास कर रहे हो। अब बैल हुई ये कोई बात नहीं, मेरा पीरियड फ्री है, मैं आराम से कर। और इट इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम द आउटसाइडर्स, है ना, बट अदरवाइज ये सही वे नहीं है इन प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट रिपोर्ट। इट इज अगेंस्ट द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। एक टर्म होती है और सारा चैप्टर आता है आगे से चैप्टर भी मैंने 5 मिनट पहले शुरू करना है, पहले से 10 मिनट 5 कंटिन्यू करना है। रिजर्व फंड क्या होता है? जिसने एक भी आंसर दिया है वो बताएगा, उसके बाद छुट्टी होगी। जिसने आज एक भी आंसर नहीं दिया है वो रिजर्व फंड का मीनिंग बता दे मेरे को, चाहे किसी से पूछ के बता दे। अब ठीक है, चाहे किसी से जो मर्जी बच्चा बता दे, जिसने आज एक भी आंसर नहीं दिया हुआ उसके बाद आपकी छुट्टी है। हरिया चाहे पूछ के बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूछोगे तो कम से कम सीख तो लोगे। रिजर्व फंड कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं यही हूँ बेटा, मेरा बिल्कुल फ्री, ये मैं खड़ा होता है। जब आंसर दे दोगे उसके बाद मैं भेजूंगा।